उसे तो मोमोज खाने हैं ठेले पे जाके तले हुए। तो लोग चाहते हैं बीमारी को क्विक फिक्स करना, उनको चाहिए क्विक फिक्स। गंभीर तौर पर बीमार पड़ रहे हैं तब वो आयुर्वेद को जाकर ऑप्ट कर रहे हैं। तो आदमी सबसे पहले डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, आयुर्वेदोलॉजिस्ट तो बहुत बात करते हैं। सारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का जितना एब्यूज इंडिया में हुआ है किसी देश में हो ही नहीं सकता। नमस्कार। क्या आयुर्वेद अपने रील्स में जो कुछ भी बताते हैं आयुर्वेद के बारे में, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, प्रिवेंशन हो या उससे संबंधित कोई भी उपयोग है, क्या वो सब कुछ सच है? क्या आयुर्वेद से हर तरह की बीमारी का इलाज संभव है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज आयुर्वेद में ला रहा है अपना पहला पॉडकास्ट आप सबके सामने, और उस सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतेश आहूजा। Dr. Gitesh Ahuja is well known for his sharp diagnostic skills, empathetic counseling, and result-oriented diagnosis. He is uniquely qualified as health and wellness expert, counselor in psychiatry, and aesthetic expertise in modern medicine. नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर लोग आयुर्वेद में इतने इंटरेस्टेड हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सब कुछ पता चल भी रहा है, फिर भी वो आयुर्वेद को अपनाने में इतना चैलेंजेस को फील कर रहे हैं। Why it is so struggling for them? एक्चुअली सबसे पहला तो लगता है कि आयुर्वेद जैसी बोला जाता है तो एक छवि बनती है पुराना, ओल्ड फैशन, ठीक है ना, इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, तुरंत जाएंगे और आराम नहीं मिलेगा। एंड लोग चाहते हैं बीमारी को क्विक फिक्स कर, उनको चाहिए क्विक फिक्स कि अभी गए अभी तुरंत आया। सबसे पहले एक आम बीमारी जैसे बुखार आ गई, आदमी सबसे पहले डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, आयुर्वेदोलॉजिस्ट बहुत बात। सबसे पहले मेडिकल पे जाएगा, बोलेगा मुझे बुखार की दवाई दे दो, हाथ पैरों की दवाई दे दो। तो थोड़ा सा ओल्ड फैशन या थोड़ा सा छवि बन गई है इस वजह से कई बार आदमी अप्रोच जल्दी नहीं करता। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? इस छवि को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये छवि इतने लंबे समय से, जैसे आप कह रहे हैं, कि बन रही है और लोगों को बहुत जल्दी आराम चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका कोई ब्रेक थ्रू ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि जमाना बहुत बदल चुका है, सोशल मीडिया है, लोगों को अगर कुछ जल्दी भी जानना है तो अवेलेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं इसमें? मैं कहूँगा सबसे पहले आयुर्वेद को समझे, लोग आयुर्वेद को समझे कि आयुर्वेद बेसिकली कोई तरीका तो है ही, मतलब बीमारी को ठीक करने का आयुर्वेदिक तरीका है, जैसे मॉडर्न मेडिसिन है, एक आयुर्वेदिक तरीका है। सबसे पहले आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल चेंज है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, अगर हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, जो लोग नहीं आते, अगर आयुर्वेद सबसे पहले ये कहेगा कि आप रात को जल्दी सो जाइए, जो लोग नहीं करना चाहते, आयुर्वेद कहेगा कि बेसिकली आप मोबाइल ज्यादा मत देखिए, कोई यूथ ऐसा बना ही नहीं है वो भी नहीं मतलब देखना चाहे मोबाइल को। मंचिंग इसे कहेंगे, लोगों को यूथ में क्रेविंग सी मंचिंग की रात को 10, 11, 12 बजे लोगों को जाना है, फ्रिज से स्नैक्स निकालना है, आइसक्रीम और पिज्जा खाने हैं, तो आयुर्वेद में सब कुछ है ही नहीं। तो आदमी जब ये सब सोचता है, सबसे पहले वो आयुर्वेद से इसीलिए भी दूर भागता है कि ये सारी चीजें बेसिकली उसमें हट जाएंगी, वॉमिट हो जाएगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो सबसे पहले उसे तो मोमोज खाने हैं ठेले पे जाके तले हुए, जो 10 दिन पुराना तेल है उसको मोमोज खाने हैं। तो आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल, आयुर्वेद एक डिसिप्लिन जो कि आदमी उस पेरिफेरी में जाना नहीं। तो आयुर्वेद को समझे, अगर आप आयुर्वेद को समझ गए तो आप बीमार ही नहीं, आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं। अभी आपने एक टर्म यूज किया मॉडर्न मेडिसिन, तो क्या मॉडर्न मेडिसिन का डोमिनेंस इतना ज्यादा बन चुका है इसमें लोगों के दिमाग पर, लोगों की लाइफस्टाइल में, कि उसकी वजह से भी लोग आयुर्वेद को अपनाने में, या कह सकते हैं जैसा आपने कहा कि इट्स डिफिकल्ट, छोटी छोटी चीजों में जल्दी आराम चाहिए, तो ये मॉडर्न मेडिसिन का डोमिनेंस भी क्या एक कारण है लोगों का ट्रस्ट जो आयुर्वेद पर नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन का डोमिनेंस तो नहीं कहूंगा, हाँ मॉडर्न मेडिसिन में अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, बहुत ज्यादा अपग्रेड। फॉर एग्जांपल, एक पैरासिटामोल बनने के लिए जो दवाई होती है, क्लोफिन बनने के लिए जो पैरासिटामोल ड्रग होती है, उसे माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में इतनी छोटी गोली में बना के देते हैं। आदमी छोटी सी गोली खाता है, ठीक हो जाता है, उसका बुखार नहीं जाता। उसके 10 साइड इफेक्ट, उसका किडनी में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। मतलब अगर WHO की सबसे खराब कोई दवाई है तो पैरासिटामोल है, पर पेशेंट उसको खा रहा है, जो 1 रुपए में अवेलेबल है और हाल फिलहाल उसको तुरंत ना तो आयुर्वेद में बेसिकली सिर्फ 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खानी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा पीना पड़ेगा, एक काढ़ा बनाना पड़ेगा। अब काढ़ा घर में कौन बनाए, मम्मी को आता है कि नहीं आता, वो सीखे उस चीज को,
उस पानी को 500 ग्राम पानी को 250 ग्राम या 300 ग्राम हो जाने तक उबालना पड़ेगा, उसके बाद उसे छानना पड़ेगा। इन सब प्रक्रिया से बेसिकली बचना चाहता है कोई क्विक फिक्स वाली। आदमी को चाहिए तुरंत क्विक फिक्स, मैं एक गोली खाऊं ठीक हो जाऊं, साइड इफेक्ट्स हैं होते रहेंगे, मेरे पिताजी को कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। उसको वो हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं है कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आज सारे मॉडर्न डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का जितना एब्यूज इंडिया में हुआ है किसी देश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स लोग मतलब छोले भटूरे और मोमोज की तरह मेडिकल से जाके लेंगे। तो हमें खांसी हो गई है तो मालूम देखो खुद ही आदमी, तो वो उसके साइड इफेक्ट्स को जानते ही नहीं है और साइड इफेक्ट्स को झेल झेल के एक तरीके से ऐसे हो गए कि ठीक है जो भी हो रहा है चल रही है। और आयुर्वेदा के पास जाता है 100% जाता है, रील्स में वो देख देख के इंटरेस्ट लेता है। पर क्यों? जब बीमारियां गंभीर हो, जब उसके ऑपोजिट हो जाते हैं, जब मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर बोल देता है कि अब आप अल्टरनेटिव थेरेपी देखेंगे, तब वो बेसिकली ये तो और कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि अभी आपने कहा कि क्विक फिक्स चाहिए और दूसरी तरफ जब वो गंभीर तौर पर बीमार पड़ रहे हैं तब वो आयुर्वेद को जाकर ऑप्ट कर रहे हैं। 100%। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस को और ज्यादा मुझे लगता है कि आयुर्वेद पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक अच्छा स्कोप देते हैं। 100%। आदमी को सबसे पहले आयुर्वेदा से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेनी चाहिए। मतलब आयुर्वेदा, मैंने पहले ही बताया कि आयुर्वेदा एक मेडिसिन से पहले एक लाइफस्टाइल जहाँ आध्यात्म है सबसे पहले। जैसे आयुर्वेदा में आपको ब्रीदिंग प्रोसेस सिखाई जाएगी कि जो लोग जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हैं, एक स्लो ब्रीदिंग, स्लो एक्सेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है ना, जब आप कुंभक करते हैं तो ब्रीथ को पकड़ के चलना कौन करता है आज की तारीख में? कुंभक कोई नहीं कर रहा। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा जो है वो मिसिंग है। हाँ, बिल्कुल। पूरी तरह से हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइलर्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के लिए एक चैलेंज है कि हम फंडामेंटल्स ही नहीं जाने। तो इसमें क्या गवर्नमेंट या प्रोसेस या कोई इंटरवेंशन काम कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको लाइफस्टाइल अपनी सीखी तो आप ऑलरेडी आयुर्वेदा के हिसाब से, जो भी लोग अपनी लाइफस्टाइल को सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, पानी को धीरे धीरे पीते हैं, सांस लंबी लंबी लेते हैं, ये एक लाइफस्टाइल। और अगर लाइफस्टाइल आपकी सही है तो आप बीमार। फिर आपका दूसरा प्रश्न कि गवर्नमेंट का तो आयुर्वेदा को अगर बढ़ाने की बात जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आयुर्वेदा कैसे बढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे कि एम्स है, इंडिया में एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ लोग बाहर से इलाज करते हैं। आयुर्वेद का ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ने बेसिकली फॉर्म किया है एज एन एग्जाम्पल कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का दे रहे हैं जहाँ बाहर से लोग आके बीमारी करते हैं? कोई नहीं। पर्सनल लेवल पे बेसिकली जैसे रामदेव बाबा ने पतंजलि इंस्टीट्यूट किया या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनका नाम अपन कुछ भी ले लें, तो उन लोगों ने पर्सनली अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस किए हैं। और वहां पे भी देखने योग्य बात यह है कि जो बीमार लोग जा रहे हैं वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित, मतलब हमारे ही मेरा एक पेशेंट है जो अब हमारे पास लौट के आया है पतंजलि से, वो वहां पे 20 दिन तक रुक के और 1,60,000 रुपए खर्च कर वो तब आया है जब आज से 5 साल पहले तक उसने पूरे दुनिया की सारी मॉडर्न मेडिसिन ली और उसको बेसिकली बोन से रिलेटेड बीमारी है, बोन कैंसर है, उसको फीमेल है, एज है 56 और बोन कैंसर डायग्नोसिस। अब उसका कोई इलाज नहीं, अब उसे सारे मॉडर्न मेडिसिन दुनिया की अप्लाई करनी, फिर उसके बाद फिर राम देते। तो आदमी जब थक जाता है मॉडर्न मेडिसिन से, फिर वो अल्टरनेटिव थेरेपी को मानते हैं आयुर्वेद। तो क्या खर्च भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक इंसान चूज नहीं कर पाता है, पिक नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए? क्या वे खर्चीला है एलोपैथी से ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहली बात तो ये मान लीजिए कि आयुर्वेदा खर्चीला प्राइमा फेसी तो नहीं, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर लिया तो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तो कुछ खर्चा लगेगा नहीं आपका। सांस लेने में आपका क्या खर्चा आ रहा है, पानी ढंग से पीने में क्या खर्चा आ रहा है, सुबह 5 बजे उठने में क्या खर्चा आ रहा है। खर्चा तब आ रहा है जब आप ये सब नहीं कर रहे हो, बीमार पड़ते। जब आप बीमार पड़ते हो तो फिर आप आयुर्वेदा के पास नहीं जाते, फिर आप अपनी बीमारी बढ़ाते हो, उससे पहले जाके महंगी नॉर्मल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन के लिए।
मॉडर्न मेडिसिन अच्छी होती हैं, जल्दी असर करती हैं, तुरंत आपका काम निपटाती हैं, पर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, कोई भी मॉडर्न मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपकी डायबिटीज को खत्म नहीं कर सकती। वो आपको लगातार जिंदगी भर डायबिटीज की दवा लेनी ही चलती ही रहेगी। पर आयुर्वेद क्या बोलता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के आधे घंटे तक वॉक करो, 10,000 स्टेप्स चलो, तो आपको डायबिटीज होगी नहीं, पर पेशेंट बाद में करेगा, हाँ, पहले नहीं। यहाँ से एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि ज्यादातर मैंने देखा है कि आयुर्वेद जब लोग अपनाते हैं तो वो ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये करने से या ये पद्धति अपनाने से और ऐसा खान पान से मुझे जो बीमारी हो चुकी है वो ठीक हो जाएगी। वो इसमें अक्सर गारंटी मांगते हैं, तो आयुर्वेद गारंटी दे सकता है, देखिए कैसा तक दे सकता है, यहाँ पर इसे ऐसे भी पूछते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि लोग गारंटी मांगते हैं। और मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है, दो चीजों के जवाब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जब मेरे पास पेशेंट आता है और ये कहता है सबसे पहला कि मतलब मैं दोनों मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से उसमें रिव्यू करता हूँ, और अब जब मुझसे पेशेंट पूछता है कि इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन में खासकर मॉडर्न मेडिसिन में जब पेशेंट आता है और मॉडर्न मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें पेशेंट पूछता है इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो मेरा पहला जवाब होता है कि साइड इफेक्ट तो तुम्हारी सांस लेने में भी है, उम्र बढ़ रही है, वक्त जा रहा है, मरने वाले होते हैं इस हिसाब से, आज नहीं तो कल जाओगे, साइड इफेक्ट तो सांस लेने में भी है। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो आपने प्रश्न किया था, हाँ, मैंने ये पूछा कि लोग गारंटी मांगते हैं, तो गारंटी तो बेसिकली उसकी घर तक चल के जाने की चीज होनी चाहिए। गारंटी तो भगवान ने किसी शास्त्र में नहीं रची। पहली बात तो लोगों का जो विजन है, वो जो गारंटी मांगते हैं उसका रीजन ये है कि वो थक हार के आए, लुट पिट के आए, हर जगह से, मतलब जब चीजें खत्म हो गई हैं वहां पे आए। अब वो क्या चाह रहा है कि मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं, और अगर उसने प्राइमा फेसी में ही चीज अपना ली होती तो ये सारी चीजें मिल जाती, ये गारंटी भी मिल जाती, ये सारी चीजें। मतलब अगर कोई बीमार होकर आया है और वो कहता है कि गारंटी है, तो आयुर्वेद अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि हाँ आप ठीक हो जाए। नहीं, दोनों ही चीजें अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक शुगर डायबिटिक पेशेंट है और उसकी जो उसने आरबीएस कराया, अब उसकी आरबीएस को पता नहीं कि उसको बेसिकली शुगर है, ठीक है ना, सिम्टम्स निकले, उसने आरबीएस कराया, रैंडम ब्लड शुगर, और उसको बेसिकली 350 शुगर। अब वो ये चाहे, क्योंकि 350 शुगर अगर उसको निकली है, आरबीएस निकली है, तो इसका मतलब उसको 6 महीने पुरानी शुगर है, शुगर बिगड़ चुकी है, इंसुलिन के सारे फॉर्मूलाज बॉडी में बिगड़ चुके हैं, पेनक्रियाज ने गड़बड़ करना शुरू किया। अब वो चाहे किसी भी तरीके की गारंटी कोई ले लेंगे, पर यही पेशेंट अगर 250 पे आ जाए, अगर 250 पे आ जाए, 200 पे आ जाए, ऐसे एक नहीं हजारों केसेस ऐसे जो कि ठीक है, जिन्होंने अपनी शुगर 250, मतलब मैक्सिमम लिमिट अपन 250 मांगे, 250 से 150 पे शुगर को लाना, ये आसान। सिर्फ एग्जांपल बीपी के तौर पर, तो बीपी में अगर बीपी, अब जब बीपी होता है ना, सर चकराता है, थोड़ा हल्का हल्का चक्कर आता है, सर खाने में भी होता है, ज्यादातर महिलाएं इसको इग्नोर कर देती है कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये गोली खा ली, वो गोली ले ली, मेडिकल से जाके गोली ले ली, चक्कर आ रही है। अगर वो 140 के आसपास बीपी है उसका, 130 135 जब उसका बीपी एफडीटीएल में चल रहा है, मर्करी से नाप के, वो घर वाली मशीन है, ठीक है ना, तो मर्करी से नाप के अगर वो लाइफस्टाइल चेंज कर लेती, किसी आयुर्वेदा या कहीं पे भी जाके कंसल्ट कर लेती, तो गारंटी है कि बीपी ठीक हो जाएगा। पर आप सोचोगे 170 पहुंच गया बीपी, 170/100, 170/110 आ रहा है। अब आप सोचो कि आयुर्वेदा गारंटी ले लेती, मॉडर्न मेडिसिन तो गारंटी देता ही नहीं, वो तो दवाई लिख देता है जिंदगी भर खाने के लिए, तो पहले ही बोल देता है कि आपको जिंदगी भर खाना। अब आप बोलोगे मॉडर्न मेडिसिन चूंकि गारंटी नहीं ले रहा और उसने मुझे गले में जिंदगी भर की घंटी टांग दी है, तो आयुर्वेदा गारंटी ले लो, तो दिस इज आपके लिए भी एथिकली बात। बिल्कुल सही। लेकिन अभी आपने जैसे एक और तर्क दिया था कि साइड इफेक्ट्स, क्या लोग, मैंने अक्सर बात करके सुना है कि जब इन प्रोसीजर्स की बात करते हैं एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स में, पर आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स नहीं है और होम्योपैथी के नहीं है, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग कई बार, इनफैक्ट आईओटी ने इस चीज को बहुत फेस किया है, हम जब भी कोई उपचार बताते हैं तो लोगों से एक स्टैंडर्डाइज्ड उपचार समझ लेते हैं और वो ये पूछते हैं कि क्या यही पत्ते खाने से मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो क्या आयुर्वेद में भी लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि
सबकी बॉडी अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। एग्जैक्टली। इसमें दो सवाल आ गया, एक तो साइड इफेक्ट्स है और क्या एक ट्रीटमेंट सभी की। तो वो सवाल आपके अच्छे हैं। इसमें पहला अगर अपन बात करें साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट्स मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है कि हर चीज के साइड इफेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं और आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स। ये मैं जरूर चाहूंगी कि ये हमारे जो दर्शक हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं आयोटीन के, वो इसको अंडरलाइन करके सुने कि साइड इफेक्ट किसी भी चीज के संभव है। तो मॉडर्न मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग अंगों पे होते हैं। ज्यादातर फॉर एग्जांपल जैसे कि पैरासीटामोल का एग्जांपल दिया तो किडनी में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को पैरासीटामोल नहीं देना चाहिए, तो ये किडनी पे बहुत अच्छा मतलब साइड इफेक्ट आती है, गंदा साइड इफेक्ट आती है। और काफी सारी चीजें, एविल है, खुजली की गोली है, अपन खुजली एविल की गोली या लीवोसिट्राजिन बजाते हैं, सबको पता है कि उससे नींद आती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कफ सिरप बेसिकली जो अभी बैन किया है उससे लोग नशे के लिए यूज कर रहे थे, साइड इफेक्ट तो था उसका, ये कोरेक्स करके जो आता था, वो कोरेक्स बैन इसलिए हुआ कि गला ठीक करता है वो जल्दी, पर उसका साइड इफेक्ट है नशा, तो लोग उसको खांसी की जगह पे साइड इफेक्ट तो भरमार है। इन कंपैरिजन टू एलोपैथिक हम देखें तो आयुर्वेदा में बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं पहली। नंबर दूसरी बात, आयुर्वेदा बेसिकली जड़ी बूटियों से बनता है, तो आयुर्वेदा के ज्यादातर साइड इफेक्ट्स इंटेस्टाइन में, ठीक है, जड़ी बूटियां जो होती हैं वो इंटेस्टाइनल में जाके इंटेस्टाइन में जमा होती है। आयुर्वेदा अब धीरे धीरे मॉडर्न हो गया है, अब उनकी टैबलेट्स माइक्रोनाइज लेवल पे बनना शुरू हो गई। पहले आपको जैसे मान के चलिए, मैं कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो पहले क्या करते थे कि हरड़ तो बोलते थे कि हरड़ आप नहीं, पहले 2 चम्मच हरड़ लें और हरड़ को घोल के खाओ। और एलोपैथिक में अगर देखा जाए तो मॉडर्न मेडिसिन में क्या देखा जाएगा कि आपको डल्कोलेक्स करके एक छोटी छोटी 2 गोलियां आती है जरा सी, वो 2 गोलियां आपने इकट्ठी ली। डल्कोलेक्स आपकी आंतों को निचोड़ के थका के बिल्कुल खत्म कर देंगी, अगले दिन आपको खाना नहीं है। डॉक्टर जो भी समझदार डल्कोलेक्स देगा वो ये बोलेगा कि अगले दिन आप खिचड़ी क्यों खाना, खिचड़ी क्योंकि आंतें निचोड़ चुकी हैं, उनको इतना मारा पीटा गया है मल निकालने के लिए, अब उनमें कोई बचा नहीं। तुम पनीर मत खा लेना, हैवी खाना मत खा लेना। हरड़ के साथ ऐसा नहीं है, पर हरड़ खानी बहुत पड़ेगी। हरड़ 2 चम्मच पाउडर कड़वा बिल्कुल, वो मीठी मीठी 2 गोली, और हरड़ आपको पानी में या दूध में घोल के खानी है, तो डिफरेंस आ गया। कॉन्स्टिपेशन दोनों से जा रहा है, पर हरड़ से आपका कॉन्स्टिपेशन लंबे समय के लिए जाएगा। लेकिन प्रेमानंद महाराज अपने पॉडकास्ट में बता चुके हैं कि हरड़ तुम दूध के साथ दोगे तो तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा डल्कोलेक्स। ब्रह्मचर्य को करने के लिए, योग लगाने के लिए रात को हरड़ लेना, प्रेमानंद महाराज ने। तो अब हरड़ लेना मुश्किल है, तो हरड़ की गोलियां अब आनी है, पर लेनी कितनी पड़ती है? 6 या 5। तो 5 गोलियां हरड़ की लेनी और 2 छोटी छोटी जरा जरा सी डल्कोलेक्स की लेनी। आदमी आसान समझता है ये और टफ समझता है ये। तो आदमी क्या करता है कि पास के फायदे के लिए अपना दूर का नुकसान कर देता है और दूर के फायदे के लिए अपने पास की कड़वाहट को नीचे देता है। सबसे बड़ी समस्या आदमी जी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी आयुर्वेद को पूरी मॉडर्न का टैग देने में थोड़ा समय हो गया। ये आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया और बहुत सारा यूथ अब आयुर्वेद से जुड़ गया है, तो वो समय आ रहा है, आ चुका है। काफी कुछ तो आ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग जानकारी बहुत रख रहे हैं, पर कदम नहीं उठा। ये पुरानी परपीढ़ी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है कि गए अपने बगल वाले डॉक्टर से लाइफस्टाइल चेंज करना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हर जिले, अपन कहीं से भोपाल, दिल्ली, जबलपुर या बड़े शहर बैंगलोर, जितने भी हैं, छोटे छोटे शहर अगर अपन मिले, रीवा, सतना, शिमला, सब जगह, तो गवर्नमेंट के एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन के इंस्टीट्यूट हैं। गवर्नमेंट वहां पे डॉक्टर्स को सैलरी देके पूरा बड़ा इंस्टीट्यूट प्रमोट कर रही है, लोग इलाज कराने जा रहे हैं। और गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया, एम्स की तरह आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं। कोई बड़ा नेता खुद जाके आयुर्वेदा में भर्ती है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं और आज ये बीमार हुए, तो ये वो जाके आयुर्वेदा के किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में जाके भर्ती होकर ठीक होकर बताएं कि हम देखो 3 दिन के अंदर ठीक हो जाए, समझ रहे आप। वो एक इंप्रेशन नहीं आ रहा था। कोई भी जिले का कलेक्टर अगर उसको, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, अपन कमिश्नर कुछ भी ले लें, एसपी हैं, तो वो तुरंत बीमार पड़ रहे हैं अगर, तो वो कहाँ संपर्क है? तो मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स, वहां पे कोई लाइन नहीं लगी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वहां पे कोई बुलावा ही नहीं आ रहा किसी डॉक्टर को।
कि वो मतलब एसपी साहब बीमार पड़ रहे हैं जिले के, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के टीम तक बुलाया गया। तो जब लोग मतलब अधिकार लोगों के बड़े लेवल पे ट्रस्ट आएगा, जैसे धारा बहती है तो झरना हमेशा ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर नहीं। तो जब ऊपर लेवल पे अवेयरनेस आए और वो लोग बेसिकली लाइन लगा के आयुर्वेदा के सेंटर्स पे जाके खड़े होंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ आयुर्वेदा। मतलब हम अगर ये इसको ऐसा कहना चाहें कि क्योंकि या तो वो नहीं करवा रहे हैं इलाज, या कुछ ऐसे स्कैम्स हैं, एलोपैथी इंडस्ट्री कह सकते हैं उसकी वजह से, या कुछ और मेडिसिनल इंडस्ट्री की वजह से, या हम कह सकते हैं बहुत सारे एजेंसीज हैं मेडिसिन लाइन में जिनके कुछ ऐसे हम एक शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहती तो शायद करना ही पड़ेगा, कि कुछ स्कैम्स हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो वही चीज जल्दी से खरीदे, वही चीज जल्दी से उपयोग करें। आयुर्वेद कहीं ना कहीं पीछे उसमें रह जाता है, ये इंटेंशनली है। क्योंकि आपने नाम अभी गवर्नमेंट का लिया, सिस्टम का लिया, तो गवर्नमेंट सिस्टम तो इंडिया का बहुत समय से, और उन्हें अपने इस आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में बहुत पहले से पता है। तो ये कब और कैसे हुआ कि वो सिस्टम पीछे रह गया और इंटरनेशनली जो सिस्टम ऊपर था वो इंडियन सिस्टम, एंशियंट मेडिकल सिस्टम पे हावी है। नहीं, स्कैम्स क्या है उसके बारे में तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता कि स्कैम्स क्या है। बाकी हाँ मैं ये कहूंगा कि जैसे फॉरेन कंट्रीज आयुर्वेदा को, आप फॉरेन के कोचेस जितने वेलनेस कोच इंडिया के नहीं है, जितना रिसर्च और डेवलपमेंट करके लोग इंडिया में इतने मतलब वो नहीं कर रहे हैं। बाहर योगा प्राणायाम के फॉरेन के जो कोचेस हैं, वेलनेस सेंटर जो फॉरेन में खुले हैं जगह जगह, और गवर्नमेंट वहाँ की प्रमोट करती है, सब्सिडीज दे रही है, और काफी सारी चीजें फॉरेन में जितना हो रहा है, सिर्फ एक अमेरिका की बात नहीं कर रहे, बहुत जगह, मतलब आप श्रीलंका चले जाइए, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रमोशन है नेचुरल रिजॉर्ट बने हुए बहुत बड़े। इंडिया में भी बड़े, श्रीलंका में रिजॉर्ट बने हुए। यहाँ पे जैसे आप एक रामदेव को जानते हैं, वहाँ पे सैकड़ों ऐसे हैं, और ऐसे कई जगह जो, और वो लोग प्रमोट करते हैं इस चीज। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से हम वही चीज देखने वाले हैं कि हमने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, और उन इन्वेंशंस को हमने ना ही कॉपीराइट किया, ना पेटेंट किया, और वो जाकर वहाँ के नामों से यहीं आए। तो क्या ऐसा खतरा आयुर्वेद पर भी है कि यहाँ का योग, यहाँ का जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, जो कि बहुत सारी अभी भी पेटेंट नहीं है, वो खतरे में है? Because as you are saying that international agencies are adopting these very easily, and they are adopting, that's why they are promoting. So उनके promotions कल हमारी इस चीज को फिर से छीन सकते हैं उनसे, और ये ठप्पा लगा सकते हैं कि नहीं, ये तो अमेरिका का है, जर्मनी। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन कल्चर जो है, वो बहुत उदार है, तो उसने कभी भी कैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। एक को एक अलग धारा चली जाएगी कि पेटेंट और नॉन पेटेंट, तो हम उस हिसाब से चले जाएंगे कि जितने भी उन्होंने खुद का एक एजेंसी बना ली, खुद का एक ग्लोबल बना लिया, खुद का एक प्राइस बना लिया, और खुद ही इन्वेंशन करके खुद ही एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से गई हैं, बहुत सारे श्लोकों को उन्होंने ट्रांसलेट करके। आपने कहा ना कि ग्रीन मॉडल में जो दिखता है वो दिखता है, तो शायद वो समय है कि आयुर्वेद को दिखने के लिए, दिखने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने आप को पहचान दिलाने के लिए इस लेवल तक आना पड़ेगा, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि इंटरनेशनली पीपल आर अडॉप्टिंग, बट व्हाई इंडियंस आर नॉट अडॉप्टिंग? बिकॉज चैलेंजेस तो सभी की लाइफ में सेम है। सुबह उनको भी उठना है, हमको भी उठना है, सुबह वही काढ़ा वो बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? जबकि they are having different kind of stress levels which we people are not having. Maybe although stresses are different in every country. वही कहूंगा कि एक्चुअली वो अवेयर है, वो सभी लोग अवेयर हैं, वो हेल्थ के प्रति अवेयर हैं, वो बीमार पड़ने के बाद बेसिकली नहीं जाते भागते। ज्यादातर लोग जैसे जिमिंग उनका कल्चर, हर बच्चा जो फास्ट फूड भी खा रहा है, जिम भी कर, हर लड़की पहले भी कर रही है एक साइड में पढ़ाई के साथ। ये नहीं है कि उसके माँ बाप लगे हुए हैं पढ़ो पढ़ो और परसेंटेज लेके आओ, उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट करा रखा। तो जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी वो लोग शुरू से ही अपने उसमें डाल के रखा हुआ है, और उनकी स्कूलिंग नहीं वो एक चीज, तो वहां से वो लोग अवेयर हो जाते हैं अपनी हेल्थ। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ बच्चा पढ़े और बीमार पड़े डॉक्टर के पास, तो एक अलग चीज हो गई। और जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं आता तो अवेयरनेस मुश्किल है। दूसरी बात, जब तक ऊपर से गवर्नमेंट बेसिकली इसको प्रमोट नहीं करेगी। अब तो मैं कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है,
मतलब मोदी गवर्नमेंट ने जितना आयुर्वेद को प्रमोट किया है उतना तो पहले किसी भी गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को प्रमोट किया। मतलब आज से अगर 10 साल पहले हम देखें, 10 साल पहले तो आयुर्वेद का बहुत कम प्रचार था। अभी गवर्नमेंट में कई सारी ओपनिंग्स ऐसी हुई हैं, गवर्नमेंट के इंफ्रा बहुत अच्छे, जो बीएमएस कॉलेज के जो इंफ्रा है वो बहुत अच्छे हुए, नॉर्म्स जो है सीसीआईएम के वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुए। इस वजह से लोगों में अवेयरनेस आई है, क्वालिटी आई है एजुकेशन में। मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं डॉक्टर्स को, बीएमएस को, करिकुलम में। तो ये तो अब धीरे धीरे आया है। अब जितनी जल्दी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे उतनी जल्दी ये लोगों की लाइफ में आए। सिंपल। यानी आप कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है इंडियन सोसाइटी को आयुर्वेद को अपनाने के लिए। इट इज नॉट लिमिटेड टू एक्सेप्ट मेडिसिन, हम उसको लाइफस्टाइल में लेकर आना है, एजुकेशन में लेकर आना है, और हमें शायद स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेज एजुकेशन तक इस की इम्पोर्टेंस क्या है। और जैसा आपने कहा कि बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी खुद को इंडल्ज रखता है। इसी तरीके से हमारे कंट्री में भी जरूरत है कि हम होलिस्टिकली आयुर्वेद को समझें। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बोला कि जब लोग थक हार जाते हैं और सब जगह इलाज करा कर आ जाते हैं, तब फिर वो आयुर्वेद का रास्ता अपनाते हैं, तो मतलब इसका ये निकाल सकते हैं हम कि आयुर्वेद में सभी गंभीर बीमारियों के इलाज हैं? सवाल तो बेहतरीन है, काफी गंभीर सवाल है कि सभी गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद पे आदमी थक हार के कराने हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि हमारी जो पुरानी साइंस थी, अगर हम थोड़ा उसको बाइफरकेट करें, थोड़ा सा अपन उसमें चले जाएंगे कि जो बहुत पुरानी साइंस थी हमारी, नागार्जुना के जमाने की जो लिपियां थी जो लुप्त हो चुकी है, जो नहीं, तो नागार्जुना हमारे यहाँ वो आयुर्वेदोलॉजिस्ट रहे हैं जो दिमाग को उन्होंने पीस के वापस बना दिया था। सर्जरी गर्दन की हुई है, कटे हुए सैनिकों की सर्जरी हुआ करती, तो आयुर्वेदा उस जमाने का रहा, पर अब वो स्क्रिप्ट जो है ही नहीं, बची नहीं। ठीक है, अब क्या है जो मैं ईमानदारी से बताऊंगा, बिल्कुल फैक्ट, मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी में बहुत अच्छा है। आयुर्वेदा के पास सर्जरी की बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं गया। वही प्रमोशन, गवर्नमेंट्स की एड्स, बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स कहानियां, प्रमोशन नहीं होना इन सब लोगों का। तो सर्जरी के मामले में देखा जाए तो जितनी भी सर्जरी से डिलीवरी करानी है किसी लेडी, तो कोई आयुर्वेदा सेंटर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेसिकली डिलीवरी के लिए लोग जाते हैं। ठीक है ना, वो जाएंगे कहाँ? सर्जरी के मामले में, हिस्टेक्टोमी के मामले में मॉडर्न मेडिसिन। और कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका मॉडर्न मेडिसिन में इलाज ही नहीं। फॉर एग्जांपल कोलाइटिस, आदमी शुरुआत करता है मॉडर्न मेडिसिन पे जाके। अब पेट में कोलाइटिस की जो गंभीर बीमारी है उसका वहां पे सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मेट्रोजिल और थोड़ी बहुत एक आध दो चीजें हैं, वो लोग खुद बेसिकली जो है आयुर्वेदिक चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं। लिवर का कोई भी इलाज है ही नहीं मॉडर्न मेडिसिन, कोई लिवर टॉनिक नहीं है। ज्यादातर लिव52 जो कि आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी है, और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो खुद बीमार पड़ के भी उसने लिव52 नहीं खाई। कोई मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर भी ऐसा नहीं होगा जिसने लिव52 नहीं खाई और अपने बच्चों को नहीं खिलाई। ट्राइसोलिव, कोई भी लिवर की प्रिपरेटरी सभी आयुर्वेदिक ही है, कोई मॉडर्न मेडिसिन से बनी। ठीक है ना, तो कई सारी चीजों का मेडिसिन के मामले में आयुर्वेद पे कोई तोड़ ही नहीं। तो लोग जो गंभीर बीमारियों की जो आपने बातचीत की, तो मैं इसको दो चीजों में बाइफरकेट करूंगा। जो चीज सर्जरी की स्टेज तक पहुंच गई उसका मॉडर्न मेडिसिन का कोई तोड़ नहीं है। जब ब्रेन ट्यूमर हो गया, हम सोचेंगे आयुर्वेदा के किसी भी क्रिया से उसको हटा देंगे, गुम कर देंगे, गायब कर देंगे, नहीं, उसके लिए सर्जरी जरूरी है। आप एम्स में जाइए, आपकी गवर्नमेंट ने फ्री सुविधा दे रखी है, ब्रेन ट्यूमर हटा दिया जाएगा। पर अगर आप लाइफस्टाइल से ही अपनाते, आयुर्वेदा के पद्धति से चल रहे होते, या प्रॉब्लम प्राइमा फेसी पे होती है और वहां पे आप आयुर्वेदा के पास चले जाते प्राइमा फेसी स्टेज पे, तो वहीं ठीक हो जाती। एग्जाम्पल के तौर पर सिद्धू जी और सिद्धू जी की वाइफ जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने 3rd स्टेज का कैंसर रिवर्स कर लिया आयुर्वेदिक पद्धति से। जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उन्होंने लाइफस्टाइल, आज वो जिंदा है, लोगों के सामने, मतलब चैनल पे आ चुकी है, कपिल शर्मा के शो पे आ गई। तो कपिल शर्मा के शो पे अगर वो जिंदा होकर वापस आ गई और शो कर रही हैं, तो ये एग्जाम्पल है आयुर्वेद। पर ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास? क्योंकि लोग अक्सर ये एक आर्गुमेंट करते हैं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो क्या ये एक एक्सेप्शनल केस है, या हमारे पास आयुर्वेद के पास ऐसा कोई डेटा है जो ये स्थापित करता हो कि गंभीर से गंभीर इलाज संभव है? एग्जैक्ट। तो इसके अंदर ये एक मशहूर केस है, ये एग्जाम्पल केस नहीं है, ये सारे मशहूर केस है। ऐसे हजारों केस है जो मशहूर नहीं है और उनका कोई मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं। अगर इसका एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दें कंपनीज, जो अब करने भी लगी,
और ट्रस्ट बिल्ड होना। सबसे पहली बात तो क्या होता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट नाम की एक चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया था कि खांसी हो और एक डॉक्टर अगर खाली कैप्सूल दे दे आप और सुबह शाम खाओ आप, तो आदमी ठीक हो जाता है। उसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट ट्रस्ट से आता है। तो अगर आपका ट्रस्ट है, और ट्रस्ट कब डेवलप होता है, वही गंभीर बीमारी वाली बात पे जाए तो आदमी जब सब जगह थक हार गया, थक हारने के बाद वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे गया और उस इंस्टीट्यूट ने बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करके आपको वो काढ़ा पिलाया, सुबह जल्दी उठाया, मिट्टी लगा के और ये सारी चीजें करी, और धीरे धीरे आपको शरीर में बदलाव आना शुरू हुआ और आपका ट्रस्ट बिल्डअप शुरू हुआ। मुझे हेल्दी लग रहा है यार, आज मुझे भूख कम लगी या भूख ज्यादा लगी, अच्छे से खुल के आया, मैं फ्रेश खुल के हो गया, और बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होने लगी और कीमोथेरेपी से चली गई थी। तो वो सब, तो वो ट्रस्ट जब बिल्डअप होने लगता है तो बेसिकली आदमी कहीं ना कहीं फिर और जो बात है उस पर चलने लगता है। जब चलने लगता है तो वो चीजें असर करने लगती है, जब चीजें असर करने लगती है ठीक होती है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात कि गंभीर होने तक जाना ही क्यों। सबसे प्रॉब्लम ये है कि गंभीर होने तक पहुंचना ही क्यों। पहले ही प्राइमा फेसी पे, जैसे आप एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन में कंसल्ट कर रहे हैं, एक साइड में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, जिससे आपका एक बैलेंस बना रहता है और आगे चल के दोबारा उस बीमारी से न जूझे, ये एक समस्या शुरू, मतलब एक कहानी शुरू। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आयुर्वेदिक पद्धति हम अपनाते हैं तो बीमारी जड़ से चली जाती है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में रिपीटेशन होता है बहुत, और शायद आयुर्वेद उसको भले ही लंबा समय ले लेकिन जड़ से फाड़ फेंकती है उस बीमारी को, ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा, हम तो छोटे डॉक्टर्स हैं या कुछ भी कह लें कि बहुत छोटा पॉडकास्ट चल रहा है, जो कोरोना आया और एम्स के जो टॉप क्लास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन लोगों ने माइक पे वीडियोस पे चिल्ला चिल्ला के भाप लेने को कहा था। किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये फलानी दवाई से ठीक हो जाएगा। भाप लेने को कहा था, फेफड़ों की सफाई करने को कहा था, रनिंग करने के लिए कहा था, एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहा था। तो इस पूरी बड़ी विपदा, मतलब जो पूरे धरती पे आई थी, उसको बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक किया गया, और जिन्होंने लाइफस्टाइल नहीं अपनाई वो मॉडर्न मेडिसिन के ओवरडोज से मिलती है। ठीक है ना, जो ब्रेन में फंडस आ गया, जो बाद में गैंग्रीन, मतलब जो बहुत सारे रेपरकशंस आए, जो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए, लोगों की शुगर बढ़ गई स्टेरॉइड्स की वजह से, जो दिया गया मेथाइलफेनिसोलान जो दिया गया, उसकी वजह से जितने बाद में प्रॉब्लम्स आए लोगों के, वो कोरोना से भी ज्यादा भयानक थे, जो निकल के नहीं आए। ठीक है ना, तो अगर सही टाइम पे, मेरे कहने का एक यही मुद्दा है कि बीमारी को सही टाइम पे अगर कंसल्ट करिए तो ये कहानी है। अब समस्या कहाँ है? समस्या ये आती है कि सही आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिलना बंद, क्योंकि लोग आसानी से ट्रस्ट इसीलिए नहीं कर पाते कि ये सही है कि नहीं है, ये मशहूर नहीं है, मशहूर चुनिंदा लोग हैं। इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि आपने कोरोना का नाम लिया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना तो गए हुए समय हो गया है, लेकिन अब भी ऐसी बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं हॉस्पिटल्स में और इधर उधर कि आफ्टर कोरोना इफेक्ट से लोगों को गंभीर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या इस समय आयुर्वेद के पास इसके लिए कोई संभव इलाज है? आयुर्वेद ने तभी संभव इलाज दे दिया था। अभी जो आफ्टर कोरोना इफेक्ट्स हर किसी के अलग अलग हैं, ये पर्सनलाइज्ड हो गया कि किसी के जो उसके सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल तो सिम्टोमेटिक हर चीज के ट्रीटमेंट है और वो सही डॉक्टर पे मिलने पे है। तो अगर सही जगह आप मिल जाए, मतलब सही डॉक्टर, सही डायग्नोसिस हो जाए, सबसे बड़ी बात है डायग्नोसिस बहुत पुअर है। मैं कहूँगा आदमी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट का दर्द, एक पेट के दर्द की पेशेंट आई, दूसरे डॉक्टर से रेफर होके आई, तो सबसे पहले वो जब डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर ने सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी लिखी। तो एक नॉर्मल पेट के दर्द के लिए आदमी को 1000 रुपए की अल्ट्रासोनोग्राफी करा के फिर इलाज लेना पड़ेगा, तो फिर वो डॉक्टरी किस काम की? तो सही डॉक्टर मिलना एक सबसे बड़ी समस्या है इस देश में, कि आदमी पहले टेस्ट और आम जनता कैसे चुनाव कर सकती है? जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक IoT एक प्लेटफॉर्म है, तो ये लोगों के पास उपलब्ध है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ IoT, मतलब ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपना डायग्नोसिस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, तो भटकना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो जीत है किसी भी पेशेंट, सही डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल एक कैंसर, गंभीर बीमारी की बात कर रहा हूँ, कि कैंसर पेशेंट को भी सबसे पहला सवाल और आखिरी सवाल, अंतिम सवाल ये रहता है कि मुझे कैंसर हुआ, किस कारण से मुझे कैंसर हुआ, क्या चीज मैंने ऐसे खा ली, क्या कर लिया मेरे जीवन में ऐसा जिसको मैं रोक लूं कि मुझे कैंसर हुआ। ठीक है, बीड़ी पीने वाला, टीबी के पेशेंट को पता है
कि मेरे को बीड़ी पीने से टीबी है, कैंसर पेशेंट को पता ही नहीं होता। तो सही डायग्नोसिस होना, सही सेंटर मिल जाना, सही डॉक्टर मिल जाना, आयुर्वेदोलॉजिस्ट, ये एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हर किसी के पास है। हर कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर गुप्ता को दिखाता हूँ, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर जो है सिकरवार हैं, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर रायजादा हैं, डॉक्टर सक्सेना हैं, वो सर्जरी बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है ना। पर आयुर्वेदा के रेफरेंसेस कम है कि ये डॉक्टर हैं, इनके पास मैं जाता हूँ और तुरंत ये नब्ज पकड़कर जो है बता देते हैं। और जो डॉक्टर शहर के अंदर एक होगा, उसके पास लाइन लगती होगी पूरी तरीके से, बड़ी लंबी लाइन लगती होगी। तो नब्ज पकड़कर ये बीमारी बता देना, ये आयुर्वेदा के पास ही है। और मॉडर्न मेडिसिन ने भी आयुर्वेदा से ही लिया, ठीक है ना। तो सही डॉक्टर मिल जाना, ये एक सबसे पहला प्राइमा फेसी काम है। पर मैंने अक्सर अभी कुछ समय पीछे ये भी देखा है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस को भी कम कर रहे हैं। तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता पेशेंट्स को, उनको लगता है कि भाई हमने इतने 5-6 साल पढ़ाई कर ली और उसके बाद हमने क्लिनिक भी खोल लिया और उसके बाद एकदम से पेशेंट्स नहीं आ रहे। तो वो ये तो उन्हें पता होगा जिस दिन उन्होंने आयुर्वेद को चुना होगा कि आयुर्वेद पद्धति स्लो है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डॉक्टर फ्रेटर्निटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 100% डॉक्टर फ्रेटर्निटी रिस्पॉन्सिबल है। खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग कुछ डॉक्टर्स मतलब कुछ इसीलिए ले लेते हैं कि उनका वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ ले लिया सिलेक्शन। तो एक माइंड फ्रेम जो होता है ना कि हमें एक बढ़िया आयुर्वेदोलॉजिस्ट बनना ही है, उसमें कुछ करके दिखाना है, वो लोग अभी निकल के कम है। जब वो लोग आएंगे बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि दे आर आयुर्वेदिक डॉक्टर बाय चांस नॉट बाय चॉइस, तो ऐसा कह सकते हैं। ऐसे भी हो जाता है। तो इस वजह से भी लोग क्या मिक्स करने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई अब ये है, या फिर पेरेंटल भी रहता है कि पेरेंट अगर मान के चले डॉक्टर्स हैं और वो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा, यार अब तो मैंने बचपन से वो देखा हुआ है। और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करना चाहिए, जो आज की तारीख की सबसे बड़ी जरूरत है। इंडिया जैसे व्यापक इतने बड़े 150 करोड़ की आबादी वाले देश को जो जरूरत है वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन की है। तो गवर्नमेंट को बेसिकली ऐसा कोर्स लॉन्च करना चाहिए जो आयुर्वेदा की बेसिक नॉलेज, लाइफस्टाइल और जो उसका डायग्नोसिस सिस्टम है उसको लेते हुए और मॉडर्न मेडिसिन की मेडिसिन को लेते हुए इन चीजों को बना के जो इंटीग्रेटेड कोर्स खड़ा है, उससे जो डॉक्टर्स निकल के जाएंगे वो वर्ल्ड क्लास होंगे, इंडिया क्लास, क्योंकि ये ताकत सिर्फ इंडिया के पास है। अब क्योंकि आपने बात की है कि ये ताकत सिर्फ इंडिया के पास है, तो आप कुछ ऐसे बेबी स्टेप्स बता सकते हैं, क्योंकि अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, कि आयुर्वेद को अपनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास क्या किए जा सकते हैं जिससे ये कुछ चैलेंजेस जो है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो और हम वापस इंडिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर देखें जब बात आए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की और आयुर्वेद। देखिए छोटी पहल में सबसे पहले बेसिक हम ये बात करेंगे कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाए। अगर सबसे बेस्ट कि आपने सनलाइट ले ली, और ये बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ और ये अमेरिकन रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ, अमेरिकन मॉडर्न मेडिसिन रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। उनके पॉडकास्ट में कई सारी चीजें कई बार ऐसी दी हुई है, रिसर्च पेपर में छपा हुआ है कि इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंस कि विटामिन डी के जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वहां की कंट्रीज को, वो यहाँ पे जो डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन में विटामिन डी के इंजेक्शंस देते हैं, वहां पे सूरज नहीं निकलता, सूरज लेट निकलता है, सूरज इतना असरकारक नहीं होता। यहाँ पे अगर आधा घंटा सुबह की धूप ले ली जाए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए इंडियन पेशेंट्स को। तो सुबह की धूप बहुत असरकारक है। अब हम नहीं कर पाएंगे साहब, हम तो जेन जी है ना, और बिल्कुल रात को 3 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, ठीक है। चाय कॉफी छोड़ दें। अगर चाय कॉफी छोड़ दें, सबसे पहला, ये भी बेसिकली एक दी गई बीमारी है, इस पे बहुत लंबी अपन चर्चा ना करें कि कहाँ से आई क्या हुआ। हम कुछ भी पी लें, काढ़ा पी लें, कुछ भी डाल लें, अगर शुगर नहीं छूट रही है कोई बात नहीं, शक्कर डाल के पी लें, मैं तो मना करूंगा। बहुत चाय के इतने सारे न्यू वेंचर्स आ गए हैं जिन्होंने चाय को इतना मॉडर्नाइज्ड और आयुर्वेदिक के हिसाब से बना दिया है कि इट्स इजी। दूध वाली चाय, बेसिकली दूध वाली चाय मॉडर्नाइज जो आ गया है वो दूध वाली चाय। तो दूध चाय को हटा के उसको आप कुछ भी डालें, अगर हनी डाल सकते हैं सबसे बेस्ट। हनी महंगी पड़ रही है, नहीं आ रही,
लाइफस्टाइल में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप शुगर जो है शक्कर थोड़ी सी डाल लें, बट आप सुबह उठ के पहली चीज चाय लेना आपके कोर्टिसोल लेवल को हिट करता है। कोर्टिसोल वो लेवल है जो जरूरी भी है, पर ओवरडोज की वजह से आपका बुढ़ापा आ जाता है। मतलब आपको उठाने के लिए, जगाने के लिए कोर्टिसोल लेवल एक डिग्री तक जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री मान लें, 1 to 100 की स्केल पे ले लें, तो 10 डिग्री का कोर्टिसोल लेवल जरूरी है बॉडी में आपको सुबह नींद से जगा के उठाने में और आगे स्टार्ट करना, गाड़ी को स्टार्ट। पर जैसे ही वो 20-30 डिग्री पे पहुंच जाता है तो कोर्टिसोल लेवल आपको बुढ़ापा जल्दी ला देगा, चेहरों में झुर्रियां ला देगा, सारी चीजें आपकी गंभीर की शुरू होती है, माइंड से शुरू होती है, और वो स्टार्ट होता है चाय कॉफी से। तो पहली चीज, अगर सुबह की चाय और कॉफी अगर आप छोड़ दें, दूध वाली, ठीक है ना। अगर कांजी चीज ले लें तो अच्छी बात है। अगर आप पहला जो जीभ पे टच है वो मीठा न हो, चाय का सॉर टेस्ट अगर आप लेते हैं, ये एक में बहुत ही मॉडर्न एक डॉक्टर है फॉरेन की, उनकी बहुत ही मॉडर्न रिसर्च है, वो काफी स्टाइलिश है और काफी उन्होंने अपने पॉडकास्ट में उन्होंने यही फॉर्मूला दिया बीमार नहीं होने कि अगर पहली चीज नमकीन, सौर, खटाई कुछ मुंह में जाती है, कांजी टाइप की, वो लोग कांजी अपनाते हैं, कांजी बनाते हैं, और कांजी तो वो लोग अगर वो चीज अगर ले लेते हैं तो आप बीमार पड़ना आपका 60-70% तक आपका रिड्यूस होगा। तो अगर बीमारी 60-70% तक रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब चाय कॉफी की वजह से 60-70% तक बीमारी आ रही है। दूध वाली चाय कॉफी नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, सांस लेने की प्रक्रिया। नॉर्मल अगर आप लंबी लंबी सांसें लें, अनुलोम विलोम कर लें 5 मिनट, मतलब बहुत ही बेसिक चीज होती है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये बहुत ही 2-2 मिनट की आप अपने। और सबसे बेबी स्टेप में बता रहा हूं आपको, मेरे सदगुरु ने एक ये चीज कही थी जो मुझे जिंदगी भर कील की तरह गड़ी रहेगी, कि 24 घंटे तुम काम पे देता, 24 घंटे अपने शरीर को नहीं देता, 24 मिनट अपने शरीर को नहीं देता, 24 मिनट अपने आध्यात्म को नहीं देता, और एक्सपेक्ट करता कि पूरा 24 घंटे अच्छा जाएगा। मतलब एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि हमारे 24 घंटे दिया जाएंगे, हमारे सारे काम सक्सेसफुल होंगे, पर हम 24 मिनट भगवान को नहीं दे सकते, 24 मिनट अपने शरीर को नहीं दे सकते, और हम चाहते हैं कि बीमार हो। तो शरीर को 10-15 मिनट भी अगर हमने दिए, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, दंड बैठक लगा ली। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आजकल यंग जनरेशन में आ गया है, इन लो एनर्जी यंग जनरेशन में आ गई है। 10 मिनट की दंड बैठक, जो पुराने जमाने की दंड बैठक है, सिर्फ सिटअप्स, वो अपन ने 10 मिनट के भी कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 70% बीमारियां आपके शरीर से चली, आपकी जांघें मजबूत होगी, ग्रॉइन एरिया मजबूत होगा, आपकी कमर मजबूत होगी, आपको बाकी बीमारियां टच ही नहीं होगी। मलासन में नहीं बैठते 5 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी मलासन में। खाना खाने के बाद बेसिकली हम किसी आसन में नहीं बैठते कि जिससे पच जाए खाना। हम लोग खाना पेट सूत के खाते हैं, मन भर के खाते हैं, पर उसके लिए पचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो ये बेबी स्टेप्स। और लास्ट, जो एक 87 इयर्स के बुजुर्ग हैं, अभी जिंदा है, हेल्दी हैं, उनको डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, और मेरे पेशेंट भी हैं, मतलब छोटी मोटी बीमारियों के लिए आ जाते हैं वो कभी कभार, सांस वास की तकलीफ हुई, खांसी के लिए। तो मैंने उनसे एक बार बात पूछी कि आपकी अभी इतनी लंबी उम्र तक बिना बीमारियों की लंबी उम्र तक का राज क्या, क्योंकि आपको बीमारी भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चीज बताई थी लेखराज अंकल ने, कि जो चीज पसंद आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक कटोरी दाल आई आपके पास और बहुत टेस्टी दाल है, दूसरी कटोरी मत। शादी में जाओ, पनीर की सब्जी पसंद आई आपको, जितनी आपने ली है दूसरी पनीर की सब्जी आगे बढ़ जाओ, कोई और आइटम दे दो, मतलब आपको मन भर के नहीं। जैसे पिज्जा है, ठीक है आपने खा लिया, आप आज की तारीख में उसको हटा नहीं पा रहे, सिर्फ 1 स्लाइस मिला, 1.5 स्लाइस मिला, दैट इज मोर देन इनफ। पूरा पिज्जा एक और मंगवा लो, उसके ऊपर अपन मोमोज भी खा लेते हैं। मैदा एक ही बार में इतना सूख लिया, मैदा ये नहीं, आपने ले लिया, मुंह का टेस्ट ले लिया, सो लिमिटेड, मन भर के मत खाओ। पेट का 3/4 हिस्सा भर के 1/4 हिस्सा अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आप 90% तक बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि 90% तक बीमारियां जो है वो पेट से जन्म। तो जैसा कि आपने सुना, आयुर्वेद को अपनाने के लिए 4 चीजों पर पहल कीजिए। पहला जागरण, पहला खाना, पहला व्यायाम और पहला स्मरण यानी ध्यान। अगर ये सारी पहली चीजें आपने सुबह से उठकर अपने
आयुर्वेद के हिसाब से अपनाने में अपने आप को किसी तरह विवश कर लिया, तो संभवतः आने वाले समय में 90% आप उन सभी चीजों से दूर रहेंगे जो जिन्हें हम बीमारी के नाम से जानने लगे हैं। आयोडीन यही कहता है कि अपनी वेलनेस पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको इलनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए और आयुर्वेद से जुड़े फैक्ट्स के लिए, अपने उपचार संबंधित कोई भी अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, उसके लिए आयोडीन से भविष्य में जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार।